to establish the relation between physical quantities. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तब भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आपके पास में सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, कैसे रिलेशन निकालोगे उसके लिए क्वेश्चन पता होना चाहिए। सपोज आपके पास में एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड आपको दिया है टी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी। आपको बोला गया है कि ये टी डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। लेंथ किसकी, जिस स्ट्रिंग से उसको सस्पेंड किया गया होगा। सपोज पेंडुलम को एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जाता है, ये स्ट्रिंग होगी क्या एल, इस बॉब का मास कितना हो गया एम, और जो जिस प्लेस में है उसकी ग्रेविटी कितनी हो गई जी। तो बोला गया है इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो, यू हैव टू फाइंड टी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है एल पे, एम पे और जी पे। तो उसके टाइम पीरियड की इक्वेशन बना के बताइए कि उसका टाइम पीरियड की इक्वेशन कैसे बनेगी। तो ये भी हम किस मेथड से निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले की मेथड से निकालेंगे। तो पहले जब भी बोला उसने कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, जो भी क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको ऐसा लिख देना, एक तरफ लिखना जिस क्वांटिटी की बात हो रही है, जिसके ऊपर आपको रिलेशन निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगाना, सिंबल लगाना। फिर जो जो क्वांटिटी है उनको लिखना, लेंथ पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अब क्या करोगे तुम, एक एक कांस्टेंट ले लेना। सपोज हम ले लेते हैं ए बी सी, इनके ऊपर पावर रेज कर देना। ठीक, अभी मैंने समझाया था जब भी आपको टाइम पीरियड कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल दिया रहा है तो उसको रिमूव करोगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो आप यहाँ लोगे इक्वल और एक कांस्टेंट के, एल ए एम बी जी की पावर सी, इसको दोगे तुम इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हारा काम क्या है, ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन में प्लेस करना है, यू विल गेट द रिलेशन। ओके, तो अब वो कैसे निकालोगे, डायमेंशनल मेथड का यूज कर रहे हो तो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखोगे सबसे पहले। तो आप लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है, m0 l0 t की पावर 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ m0 l1 t l0 m0 l1 t की पावर 0। देन मास m1 l0 t0 एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो, ठीक है, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला आएगा m0 l1 t की पावर -2। इन सबको आप लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, या फॉर्मूले में इन सबको चलो फॉर्मूले में डाल दो फिर सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, योर इक्वेशन इज t इज इक्वल्स टू k, l की पावर a, m की पावर b, g m की पावर b एंड g की पावर c। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, इनमें डायमेंशनल फॉर्मूला डालो, अब आंसर आएगा। ये हो गया आपका m0 l0 t की पावर 1। k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो k को आप वहां से ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। l हो गया आपका, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, l1 क्या बचेगा यहाँ पे a, क्योंकि l भी m भी 0 था उसमें और t भी 0 था। मास में क्या था, सिर्फ m0 था, तो m की पावर 1 थी तुम्हारी, m की पावर 1 और उस पर पावर क्या चल रही है b। ग्रेविटी में तुम्हारे पास l1 t की पावर -2, पावर क्या है c। सॉल्व करो, m को सबसे पहले लिखेंगे हम, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू बी इज b। l देख लो यहाँ पे l की पावर 1 इंटू सी आ गया और यहाँ पे a आ गया, तो हम लिख सकते हैं पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, दे बिकम a प्लस सी। टाइम एक ही बचा, -2 इंटू सी इज -2c, और यहाँ पे चल रहा है तुम्हारे पास में m0 l0 t की पावर 1। अब आप इसमें से इसके बाद में क्या करोगे, बीच में इक्वल चल रहा है, आप क्या करोगे, पावर को कंपेयर करोगे इस स्टेप के बाद में। ऑन कंपेयरिंग पावर्स वी गेट, ऑन कंपेयरिंग पावर्स वी गेट क्या मिलेगा आपको, m की पावर यहाँ 0 है, यहाँ m की पावर, यहाँ पे b क्या है 0, तो हम क्या बोलेंगे, पावर दोनों की कंपेयर हुई तो b कितना आ गया 0। a कितना आएगा, यहाँ पे a प्लस सी किससे इक्वेट होगा, ये सिर्फ नोटेशन है, यहाँ पे ये कोई माइनस साइन नहीं है, नहीं तो फिर आधे समझ लेंगे कि माइनस साइन लिखा है। दिस इज 0
एंड दिस इज योर m की पावर b, इसलिए वो कंपेयर होकर 0 हो गया। और a प्लस सी यहाँ पर क्या हो गया 0, और यहाँ पे -2c क्या हो गया 1, क्योंकि t की पावर यहाँ -2c थी और यहाँ पर कितनी थी 1 थी, तो -2c इक्वल 1। यहाँ से c की वैल्यू निकल रही है, c इक्वल -1/2। इसको अगर मैं यहाँ रखती हूँ सेकेंड में, तो a कितनी हो जाएगी +1/2। अब ये जो आपकी वैल्यू आई b0, a +1/2 और c -1/2, ये कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखो, यू विल गेट योर आंसर। t इक्वल के l की पावर a था, m की पावर b था और g की पावर c था, तो हम बोल सकते हैं t इक्वल के l की पावर हाफ, m की पावर 0 और g की पावर -हाफ। ये वैल्यूज आई। इसको ऐसा नहीं छोड़ना, इसको आप मतलब इसको कंक्लूड करेंगे हम। हाँ, m की पावर 0 हमें ये इंडिकेट करती है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता तो यहाँ पे m के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। तो आपका आंसर आ रहा है t इक्वल के √L/g। हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, और L के ऊपर पॉजिटिव हाफ है मतलब ये ऊपर आएगा, और g के ऊपर -1/2 है तो वो नीचे लिखेंगे आप, ताकि नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक, अब ये जो इक्वेशन आई है ये टाइम पीरियड है, बट डायमेंशनल मेथड का ये लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं बताता। जब आप इसे प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करते हो तो k की वैल्यू आती है 2 पाई। तो ये एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल 2 पाई √L/g। और इस k की वैल्यू हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड का।